going to discuss the gate questions of third chapter, that is your exergy availability. जो हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड जो भी गेट के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इसमें बोला है कि एक हीट रिजर्वायर है 900 केल्विन पे, उससे हीट ट्रांसफर हो रहा है 9000 किलो जूल हीट ट्रांसफर हो रहा है 300 केल्विन वाले पे। फिर बोला है कि अगर 900 केल्विन से हीट ट्रांसफर हो रहा है टू द 300 केल्विन रिजर्वायर, कितना अमाउंट 9000 किलो जूल अमाउंट अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो इस प्रोसेस में टोटल लॉस इन अवेलेबिलिटी बताओ। इस प्रोसेस के लिए टोटल लॉस बताओ कितना होगा। तो हमें एक्चुअली पता है कि अवेलेबिलिटी का मतलब हमने कैसे निकाला था, लास्ट हमने जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे तो उसमें हमने बोला था कि हमने देखा था उसमें जनरली कि अवेलेबिलिटी, हीट सप्लाइड और अनअवेलेबिलिटी में क्या रिलेशन है कि टोटल हीट सप्लाइड जो हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास एक कोई टीएस डायग्राम में बनाया था, कुछ टीएस डायग्राम जैसे बना रहा हूं, तो टीएस डायग्राम में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर ये क्यू दिया हुआ है, अमाउंट क्यू दिया हुआ है, तो अगर ये टोटल हीट सप्लाइड है तो अगर मैं इसको इन्वायरमेंट से ले लेता हूँ, टी नॉट ले लेता हूँ, टी नॉट, तो ये जो अमाउंट रहेगा दैट विल बी योर अनअवेलेबल एनर्जी एंड दिस इज योर अवेलेबल एनर्जी और दिस इज योर अनअवेलेबल एनर्जी, यानी कि टोटल हीट सप्लाइड इज इक्वल टू अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। ये हमने डिस्कस किया था। यानी कि अगर हमें बोलता है कि टोटल लॉस इन अवेलेबिलिटी, तो हम उसको बता सकते हैं कि अच्छा, एक चीज हमने ये भी डिस्कस किया था कि देखो, पहली चीज तो अवेलेबिलिटी, अवेलेबल एनर्जी, एक्सर्जी, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब अगर ये बोल रहा है अवेलेबिलिटी में लॉस बताओ, तो हमें पता है कि अगर अवेलेबिलिटी में लॉस होगा तो अनअवेलेबिलिटी में क्या होगा, गेन होगा, बिकॉज क्यू तो सेम रहने वाला है। ये हमने पहले डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मान लो अगर ये हमारा क्वेश्चन है तो इसमें बोला है कि 900 केल्विन से 300 केल्विन तक ये हीट रिजर्वायर से 9000 किलो जूल हीट आ रहा है जब, तो इस प्रोसेस से रिलेटेड टोटल लॉस कितना होगा अवेलेबिलिटी में, इस प्रोसेस की वजह से। तो अगर मुझे टोटल लॉस निकालना है तो मैं काम कर सकता हूँ, अवेलेबिलिटी का टोटल लॉस निकालने के लिए मैं काम कर दूंगा। हमें पता है कि टोटल लॉस इन अवेलेबिलिटी का मतलब इंक्रीज इन अनअवेलेबिलिटी, यानी कि वो अल्टीमेटली वो बात कर रहा है इरिवर्सिबिलिटी का, यानी कि इस प्रोसेस से रिलेटेड कितना इरिवर्सिबिलिटी, इस प्रोसेस से एसोसिएटेड कितना इरिवर्सिबिलिटी है, वही हमें डिस्कस करना है। तो जैसे इस प्रोसेस से रिलेटेड हमें जिस प्रोसेस से रिलेटेड हमें इरिवर्सिबिलिटी फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे हम। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें निकालना है इरिवर्सिबिलिटी। तो हमें पता है कि एक हमने गियोस्टोडोला थ्योरम पढ़ा था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इरिवर्सिबिलिटी इज इक्वल टू टी नॉट इनटू डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ की बात करें, टोटल डेल्टा एस निकाल दें और टी नॉट यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है ये 300 केल्विन, तो हम इससे रिलेटेड निकाल सकते हैं कि 300 केल्विन को अगर मैं एटमॉस्फेयर ले रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि एज अ सिंक मान सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो मैं सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा डेल्टा एस यूनिवर्स। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना है, यानी कि यहाँ पे मैं डेल्टा एस किसका निकालना है, रिजर्वायर का। ये भी रिजर्वायर है, ये भी रिजर्वायर है, तो किस रिजर्वायर का अगर मुझे निकालना है डेल्टा एस, तो मैं निकालने के लिए क्या देखना, यहां से क्यू जा रहा है बाहर, तो इस रिजर्वायर के लिए अगर निकालूं तो इसके लिए क्यू फ्रॉम द सिस्टम बाहर जा रहा है। सिस्टम, अगर ये सिस्टम है मेरा, सिस्टम से बाहर जा रहा है, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा एस हो जाएगा हमारा कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस 9000 अपॉन 900, एक किलो जूल में है, यानी कि ये किलो जूल पर केजी केल्विन में आएगा, ठीक है, किलो जूल पर केल्विन में आ जाएगा डायरेक्टली। अब ये 300 केल्विन वाला रिजर्वायर के लिए टू द सिस्टम जा रहा है, तो जब इस रिजर्वायर के लिए टू द सिस्टम जा रहा है, यानी कि इसके लिए प्लस हो जाएगा। तो फिर मैं यहां बोल सकता हूं प्लस 9000, सेम अमाउंट 9000 अपॉन 300। तो जब मैं यहां से इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो मैं यहां से बोल सकता हूं माइनस 10 हुआ एंड प्लस, अगर मैं इसको करूं तो ये हमारा हो गया 30। तो माइनस 10 प्लस 30 हो गया। तो यहां से हमें पता चल गया कि 20 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये टोटल डेल्टा एस जो यूनिवर्स निकला मेरा किलो जूल पर केल्विन इतना निकल गया। अब मुझे निकालना है टोटल इरिवर्सिबिलिटी। तो टोटल इरिवर्सिबिलिटी के लिए क्या करूंगा, हमें पता है कि यहां से टोटल इरिवर्सिबिलिटी, जो इरिवर्सिबिलिटी होगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इसका टोटल लॉस इन अवेलेबिलिटी,
दैट इज इक्विवेलेंट टू द टोटल क्या बोलते हैं टोटल लॉस इन अवेलेबिलिटी दैट विल बी इक्वल टू द इरिवर्सिबिलिटी। देखो ध्यान से, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या था, मैंने बताया था कि मैक्सिमम वर्क पोटेंशियल दैट यू कैन हैव, दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिस्टम। अब वो वर्क पोटेंशियल यानी कि जो अवेलेबिलिटी है या जो एक्सर्जी है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, वो उसमें मतलब वो लॉस हो रहा है। उसमें लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। ठीक है, तो अगर लॉस इन अवेलेबिलिटी पूछा या इरिवर्सिबिलिटी पूछा, दोनों का मतलब एक ही है। तो मुझे इरिवर्सिबिलिटी निकालना है तो मैं यहां से निकाल सकता हूं इरिवर्सिबिलिटी क्या, टी नॉट, यानी कि मैं यहां पे इसको 300 ले लिया इनटू डेल्टा एस, ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है 20, तो यहां से 300 into 20 मैं बोल सकता हूं कितना हुआ, 326, यानी कि 6000 किलो जूल। ये केल्विन केल्विन कैंसिल आउट हो गया। अब 6000 किलो जूल, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन डायरेक्टली ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन गेट 1995 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट 1995 का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 60। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हमें क्वेश्चन में, फिर से क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन में बोला है क्या, हीट रिजर्वायर इज 900 केल्विन दे रखा है और एम्बिएंट दे रखा है 300 केल्विन, यानी कि इसको एज अ रिजर्वायर बोल रहा है और ये एम्बिएंट कंडीशन है। तो बोल रहा है, और बोल रहा है कि रिजर्वायर से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिजर्वायर से एम्बिएंट को हीट लाने में मतलब 9000 किलो जूल हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इस रिजर्वायर के लिए तो निकल रहा है, लेकिन इस रिजर्वायर के लिए हीट जा रहा है इसके पास, तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ds इज इक्वल टू माइनस dq by t, क्योंकि dq फ्रॉम द सिस्टम इज टेकन एज अ नेगेटिव, और इस सिस्टम के लिए हीट जो हमारा ट्रांसफर टू द सिस्टम होगा तो इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके लिए डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। टोटल डेल्टा एस निकाला, और डेल्टा एस निकालने के बाद अगर उसको एम्बिएंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस इज योर एम्बिएंट टेंपरेचर, देन डेफिनेटली वी विल हैव द वैल्यू ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम एट एनी गिवन स्टेट इज, यानी कि अगर किसी गिवन स्टेट की बात कर रहा है, तो अगर मैं बोल रहा हूं, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ये कोई कंडीशन है मेरा, इस कंडीशन, ये स्टेट दिया हुआ है, स्टेट का मतलब क्या होता है, अ पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन ऑफ द सिस्टम पैरामीटर्स। तो इस स्टेट पे मुझे कंडीशन दिया हुआ है और बोला है कि किसी गिवन स्टेट पे जो अवेलेबिलिटी होगा, कि अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम एट अ गिवन स्टेट, ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि जो अवेलेबिलिटी होता है दैट इज योर प्रॉपर्टी, ये तो क्लियर है, लेकिन किसका प्रॉपर्टी, यहां पे हमने डिस्कस किया था अपने वीडियो में, अगर मुझे कोई गिवन स्टेट दे रखा है तो जो अवेलेबिलिटी होगा दैट इज रिलेटेड टू द गिवन स्टेट एंड द एम्बिएंट कंडीशन। ठीक है ना, यानी कि यहां से यहां तक के बीच में कितना आप अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज योर अवेलेबल, मतलब इसको एक्सर्जी बोलो या अवेलेबिलिटी बोलो। यानी कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एक्सर्जी है, एक्सर्जी को हम अगर मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूं तो बोल सकता हूं, लेकिन जो प्रॉपर्टी होगा वो एक्सर्जी किसका होगा, वो इनिशियल, यानी कि इनिशियल स्टेट पे के साथ साथ, यहाँ पे मैंने देखा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, और यही प्रॉपर्टी का कंडीशन है। प्रॉपर्टी क्या करता है, 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट है दैट इज एसोसिएटेड विद द एम्बिएंट। इट मींस वी कैन से कि अवेलेबल एनर्जी यानी कि एक्सर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम एंड इन्वायरमेंट बोथ, यानी कि जो अवेलेबिलिटी होगा वो सिस्टम और इन्वायरमेंट दोनों की प्रॉपर्टी है। तो जो ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन ए दिया हुआ है कि अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, तो वो होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन बोला है द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल एज द सिस्टम गोज टू द डेड स्टेट, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल एज द सिस्टम गोज टू डेड स्टेट, ये भी चलो ठीक है, इसको ऑप्शन लेते हैं, ये भी कुछ कुछ सही लग रहा है। नेक्स्ट सी पॉइंट, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो किसी सिस्टम को टोटल एनर्जी तो होता नहीं अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट गलत हो गया। एंड लास्ट पॉइंट, द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल एज द सिस्टम गोज टू द डेड स्टेट, तो यहां से मैं बोल सकता हूं डी पॉइंट कि अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम मैंने देखा था, तो ये होगा हमारा मैक्सिमम यूजफुल वर्क, और हमने डिस्कस किया था, यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम, हमने बोला था कि अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, मैक्सिमम वर्क दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिस्टम, दैट इज राइट, लेकिन हमने वहां पे 2 कंडीशंस भी देखे थे कि अगर मैं बात करता हूं ओपन कंडीशन, ओपन सिस्टम का,
और बात करते हैं क्लोज सिस्टम का, तो हमने देखा था कि ओपन सिस्टम के लिए हमने क्या देखा था कि ओपन सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो W max एंड W यूजफुल बोथ आर सेम। लेकिन जैसे हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो क्लोज सिस्टम में हमने देखा था कि W max माइनस इरिवर्सिबिलिटी जो था उसको हमने W यूजफुल बोला था। आई बात समझ में? और हम क्या करने वाले थे, ये W यूजफुल निकालने वाले थे। तो ये W जो यूजफुल है, देखो ध्यान से, ये W max माइनस इरिवर्सिबिलिटी, और हमने जस्ट अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया कि लॉस इन अवेलेबिलिटी पूछा है, तो अवेलेबिलिटी में लॉस इन से कैसे निकाला हमने, उसको इरिवर्सिबिलिटी से माइनस कर दिया। यानी कि अगर हमें ऑप्शन दिया हुआ है मैक्सिमम वर्क तो वो भी सही हो सकता है, लेकिन अगर उस ऑप्शंस में हमें कहीं दे दिया सेम चीज, सारा स्टेटमेंट सेम है, बस हमें बोल दिया कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम यूजफुल वर्क को ट्राई करेंगे। अगर बोल देता है ओपन कंडीशन तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो, फिर एक ही स्टेटमेंट देता आपको। आ रही बात समझ में? तो अगर अवेलेबिलिटी पूछ रहा है तो दैट इज योर मैक्सिमम वर्क ही है ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ सिस्टम यू कैन से। लेकिन अगर उसी ऑप्शन में मुझे यूजफुल दिया हुआ है मैक्सिमम यूजफुल ऑब्टेनेबल वर्क, देन डेफिनेटली वी विल गो फॉर दैट ऑब्टेनेबल वर्क, और सॉरी यूजफुल ऑब्टेनेबल वर्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा 3.2 यानी कि थर्ड चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2000 में। ये गेट 2000 में आया है 1 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि गेट 2004 में आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को पहले समझो क्या है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्टील बिलेट है जिसका मास 2000 kg है, और उसका स्पेसिफिक हीट जो है वो 0.5 किलो जूल पर केजी केल्विन है। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि स्टील बिलेट को मैं कूल कर रहा हूँ, कहां से, 1250 केल्विन से लेकर 450 केल्विन में तक कूल कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, जब मैं स्टील बिलेट को कूल करूंगा तो वहां से कुछ हीट लिबरेट होगी, और जो हीट लिबरेट हो रही है उसको मैं एनर्जी, यानी कि उसको एज अ सोर्स ले रहे हैं हम लोग, जो हीट लिबरेट या एनर्जी लिबरेटेड इन द ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस, दैट वी आर यूजिंग एज अ सोर्स। और हम बोल रखा है कि जो एम्बिएंट कंडीशन है वो 303 केल्विन है। तो बोला है कि बताओ यहां से अवेलेबल एनर्जी ऑफ द बिलेट कितना होगा। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताया था कि अवेलेबल एनर्जी का मतलब क्या है। अवेलेबल एनर्जी का मतलब है कि इसका मतलब समझो फिर इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। अवेलेबल एनर्जी का मतलब है सर कि अगर मेरे पास कोई सोर्स दिया हुआ है, ये मेरा सोर्स है, ठीक है ना, और ये मेरा एम्बिएंट कंडीशन है, ये हमारा सोर्स है और ये एम्बिएंट कंडीशंस है, तो इसके बीच में जो टोटल हम मैक्सिमम वर्क ले रहे हैं इसी को हम बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। तो कभी भी अवेलेबल एनर्जी क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उसको देखना है कि वो सोर्स हमारा क्या है, और दूसरा देखना है कि एम्बिएंट का कंडीशन क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम निकालते कैसे। सोर्स का मतलब हमने क्या देखा था, अगर इसको हमने टीएस डायग्राम में बनाया था तो कुछ इस तरीके से हमने बनाया था कि एक टीएस डायग्राम हमने बना लिया, और उस टीएस डायग्राम पे हमने बोला था कि ये हमारा सोर्स है, ये जो क्यू सप्लाई कर रहे हैं दैट इज आवर सोर्स, और किसी टेम्परेचर पे क्यू सप्लाई कर रहा हूं सोर्स है मेरा, और ये हमारा क्या है, एम्बिएंट टी नॉट। तो ये जो मेरा है दैट इज योर अवेलेबल एनर्जी, यानी कि हमने ये डिस्कस किया था। और उसके नीचे एम्बिएंट के जो नीचे है उसको हमने बोला था अनअवेलेबल एनर्जी। यानी कि अगर आपको टोटल एनर्जी सप्लाईड है, टोटल एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हो, टोटल जो हीट सप्लाई कर रहे हो, उस हीट सप्लाई में से अगर आप अनअवेलेबल को हटा दो तो आपको अवेलेबल एनर्जी मिल जाएगा। आई बात समझ में? हमने क्या बोला था कि अगर आप इस टोटल अवेलेबल एनर्जी निकालना चाहते हो यहां से, तो अवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि टोटल क्यू माइनस अनअवेलेबल एनर्जी। और यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये क्यू तो हमें पता चल जाएगा, अनअवेलेबल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो अनअवेलेबल एनर्जी होगा वो ये एरिया होगा, यानी कि इस सिस्टम में, यानी कि इस हीट सप्लाई करने से, क्यू के हीट सप्लाई करने से कितना डेल्टा एस में चेंज आया, एस में कितना चेंज आया डेल्टा एस, उस डेल्टा एस को अगर मैं टी नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही एरिया हमारा क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्यू माइनस टी नॉट इंटू डेल्टा एस। आई बात समझ में? तो यहां से मैं डेल्टा एस निकाल लूंगा, इस डेल्टा एस में टी नॉट से मल्टीप्लाई करके मुझे अनअवेलेबल एनर्जी मिल जाएगा, और क्यू से माइनस करने पे मुझे अवेलेबल एनर्जी मिल जाएगा। अब यहां में सबसे पहले देखना है कि देखो डेल्टा एस हमें पता नहीं है यहाँ का, और हमें यहाँ का क्यू भी नहीं पता है।
तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम क्यू निकालते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम क्यू निकालते हैं। तो क्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अब मुझे अगर क्यू निकालना है सर, तो क्या करूंगा मैं, क्यू निकालने के लिए मुझे पता है कि कूल कहां से हो रहा है, 1250 टू 450। तो ये इतना तो मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर का चेंज होने का मतलब सेंसिबिलिटी की बात हो रही है। तो सेंसिबल कूलिंग की बात हो रही है, सॉरी सेंसिबल कूलिंग की जो बात हो रही है, तो मैं निकालूंगा टोटल कितना हीट निकाल सकते हैं हम लोग। तो टोटल हीट निकालने के लिए मैं एक पॉइंट ये भी बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ पे देखो डायरेक्टली, टोटल हीट निकालने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। मास दिया हुआ है 2000, C दिया हुआ है यहाँ के स्पेसिफिक 0.5 किलो जूल पर केजी केल्विन, और डेल्टा T भी मुझे पता है। डेल्टा T मुझे पता है कितना, 1250 से मैं माइनस 450 पे आ रहा हूं। तो यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो मैंने सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली मुझे मिलेगा एमसीबी डेल्टा टी 8 के ऊपर 5, 1 2 3 4 5 किलो जूल। इजी कैलकुलेशन है। 12 माइनस अगर करूं तो 800 हो जाएगा, और 800 में से 0.5 से करूं तो 400, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करूं 400 से तो 800, 800 हुआ इंटू 3 जीरो, ठीक है 8 इतना हो गया, मुझे मिल गया। नेक्स्ट मुझे डेल्टा एस भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा एस मुझे निकालना है, तो डेल्टा एस के लिए क्या करूंगा, अब डेल्टा एस मुझे पता है कि इस प्रोसेस की वजह से, यानी कि इस कूलिंग की वजह से, इस कूलिंग को ही तो मैं कर रहा हूं एज सोर्स यूज कर रहा हूं, यानी क्यू के साथ एसोसिएटेड डेल्टा एस कितना है, यानी इस क्यू को मैं टी से अगर मल्टीप्लाई करके डेल्टा एस निकाल सकता हूं। लेकिन यहाँ पे कोई एक टी तो मुझे दिया नहीं है, अगर एक रिजर्वायर का टी होता तो मैं क्यू बाई टी करके डेल्टा एस निकाल लेता। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो टी है वो कुछ डिफरेंट है, 1250 टू 450 से जो हो रहा है, यानी कुछ टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इस प्रोसेस से एसोसिएटेड कितना एंट्रोपी चेंज है वो निकालूंगा। तो डेल्टा एस निकालूंगा, तो मुझे पता है कि डेल्टा एस सॉलिड की अगर बात करता हूं तो क्या होता है, m c ln t फाइनल अपॉन t इनिशियल। तो यहां से मैं बोल सकता हूं मास दिया हुआ है 2000, c दिया हुआ है 0.5 ln, और t फाइनल मुझे पता चल गया, t फाइनल 450 केल्विन हो रहा है, और t इनिशियल मुझे पता चल गया कितना हो रहा है 1250। आई बात समझ में। तो मैं यहां से ये कर सकता हूं 2000 इंटू 0.5 इंटू ये करके, और जब मैं यहां से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से मैंने कुछ सॉल्व करके देखा है, सॉल्व किया हुआ है। तो अगर मैं इसको करता हूं 12 इसको, तो ये हमारा आता है 1021, इसका आंसर आया है 1021.16 किलो जूल पर केल्विन होगा। किलो जूल पर, क्योंकि हमने मास से मल्टीप्लाई किया है शायद यहाँ पे, तो ये हमारा किलो जूल पर केल्विन हो जाएगा। और ध्यान से देखो ये माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस 450 से हम 1200 कर रहे हैं, यानी माइनस का मतलब साफ साफ बता रहे हैं क्या, कि हीट रिजेक्शन हो रहा है, मतलब हीट निकल रही है बाहर सिस्टम से, ठीक है। तो ये माइनस साइन बस मुझे इतना बता रहा है कि हीट निकल रही है बाहर, ठीक है ना। इसको फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करके माइनस मत ले लेना, ये माइनस साइन बता रहा है कि कूलिंग प्रोसेस है। अगर हीटिंग होता तो ये प्लस साइन होता। तो ये साइन, यहाँ पे साइन का मतलब है केवल कि कूलिंग हो रही है। तो यहाँ पे मुझे डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा अवेलेबल एनर्जी निकालने के लिए, तो अब मेरा अवेलेबल एनर्जी कैसे निकालूंगा, क्यू मुझे पता है, क्यू कितना आया 80000 माइनस ये हमारा आ गया टी नॉट कितना दिया हुआ है, टी नॉट एम्बिएंट कंडीशन दे रखा 303, तो 303 इंटू डेल्टा एस कितना आ गया 1021.16। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो अवेलेबल एनर्जी हम निकाला है, अवेलेबल एनर्जी हमारा आया है 490 मेगा जूल, 490.4 मेगा जूल। तो हमारा अब आंसर आ रहा है 490.4 मेगा जूल। तो इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि आपको कभी भी अवेलेबल एनर्जी पूछता है तो ध्यान से देखो, अगर आपको ये डायग्राम जैसा बना हुआ एक ही टेम्परेचर से हीट निकल रहा है, वो दिया हुआ एम्बिएंट दिया हुआ है, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपको बोल दिया कि ये जो Q है डायरेक्ट नहीं दिया है आपको, ये बोला है कि
कूलिंग प्रोसेस हो रही है, तो कूलिंग प्रोसेस होने की वजह से हीट लिबरेट हो रहा है। जब कूलिंग प्रोसेस होने की वजह से हीट लिबरेट हो रहा है, तो उस कंडीशन से अगर बोला है मुझे, तो मुझे सबसे पहले देखना है कि कितना टोटल हीट रिजेक्ट हुआ, टोटल क्यू कितना निकला। और जैसे मुझे क्यू पता चलता है, तो क्यू के हेल्प से, या मुझे क्यू पता चल गया, अब क्यू के मैंने क्यू निकाल लिया, जैसे क्यू माइनस टी नॉट इन डेल्टा एस मुझे निकालना है, तो क्यू मुझे पता चल गया, टी नॉट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा एस निकालना है, तो उसी प्रोसेस से रिलेटेड कितना एसोसिएटेड कितना एंट्रोपी चेंज होगा, तो हमने वो भी निकाल लिया। आई बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार सॉल्व करो। देखो जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, तुरंत आप उसको पॉज करके और तुरंत खुद से सॉल्व करो एक बार, और फिर अगर नहीं आता है तो उसको फिर सॉल्यूशन देखो आप लोग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन, जो गेट 13 में आया हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है? और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ये क्वेश्चन में बोला है सर कि फ्लोइंग, एक कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसका प्रेशर दे रखा है इनिशियल, मतलब उसका प्रेशर 5 बार है, टेम्परेचर 500 केल्विन है, स्पीड 50 मीटर, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, सीपी और सीवी दे रखा है, और बोला है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को नेग्लेक्ट कर दो, और फिर बोला है कि इसका सराउंडिंग का जो कंडीशन है, एम्बिएंट कंडीशन है, वो प्रेशर 1 बार है और टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो जब प्रेशर 1 बार है और टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो बताओ कि उसमें क्वेश्चन पूछा है कि अवेलेबल एनर्जी इन किलो जूल पर केजी ऑफ द एयर स्ट्रीम। यहाँ पे अवेलेबल एनर्जी पूछा है इसमें किलो जूल पर केजी, ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने पर यूनिट मास के टर्म में पूछा हुआ है, तो देखो ध्यान से, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लो स्ट्रीम की वजह से, हमने डिस्कस किया था अपने कॉन्सेप्ट में कि जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लो स्ट्रीम की वजह से जो अवेलेबिलिटी कितना होता है, अवेलेबिलिटी एसोसिएटेड विद द फ्लो स्ट्रीम हमने डिस्कस किया था, और हमें पता चला था कि अवेलेबिलिटी एसोसिएटेड विद द फ्लो स्ट्रीम वाज h 1 माइनस टी नॉट s1 फिर माइनस h2 माइनस टी नॉट s2, हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था, ठीक है? तो जब हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था, आई थिंक यही था। तो अब ये था केवल कि यहाँ पे ये कंडीशन तब आया था जब हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो लिया था। लेकिन यहाँ पे स्पीड दे रखा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इनिशियल फ्लो का वेलोसिटी दे रखा है, तो हमने ये भी डिस्कस किया था अपने कॉन्सेप्ट में कि अवेलेबल एनर्जी एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है, तो डायरेक्टली पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी को हम अवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा प्लस C1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है? क्यों C1 स्क्वायर बाई 2? क्योंकि सर यहाँ पे क्वेश्चन में केवल C1 दिया है, C2 नहीं दिया। अगर C1 C2 देता तो हम बोलते C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट शुड बी द किसके रेफरेंस में होना चाहिए, डेड स्टेट के रेफरेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि डेड स्टेट के कंडीशन में हमारा जो स्पीड है, यानी कि जो 50 मीटर पर सेकंड है, वो विद रिस्पेक्ट टू डेड स्टेट कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में। तो हमें क्वेश्चन में ये सॉल्व करना है, और ये सॉल्व कर लिया यानी कि डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पता है क्या कि h1 माइनस टी नॉट s1। अब h1 h2 को कैसे निकालेंगे? तो h1 h2 को निकालने के लिए मुझे पता है कि h1 इज इक्वल टू cpt1, ठीक है? टेम्परेचर दे रखा है मुझे, एंड h2 इज इक्वल टू cpt2, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और टी नॉट मुझे पता है, टेम्परेचर मुझे पता है, फिर मुझे निकालना है एंट्रोपी चेंज। तो अगर मैं इसको एक साथ लिखूं, तो अगर एक साथ लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? इसको लिखूंगा मैं h1 माइनस h2, एक साथ हो गया, h1 माइनस h2 एक साथ हो गया। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा h1 ले लिया, h2 ले लिया, फिर इसको माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस टी नॉट इनटू ये क्या होगा s1, ये माइनस माइनस प्लस है, माइनस s2, ठीक है? माइनस टी नॉट s1 माइनस s2 हो जाएगा, प्लस C1 स्क्वायर बाई 2। ये जनरल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि h1 माइनस h2 माइनस टी नॉट s1 माइनस s2 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2। हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था कि ये होता है अवेलेबल एनर्जी ऑफ द फ्लो स्ट्रीम व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट मत करो, कुछ दे दिया होता, तो हम उसको, वो भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी है, मैंने मैकेनिकल एनर्जी का डायरेक्टली फॉर्म है, तो उससे भी पूरा का पूरा हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया होता। अब ध्यान से देखो,
यहाँ पे इनिशियल पॉइंट तो दे रखा है, यहाँ पे फाइनल पॉइंट का मतलब क्या दिया हुआ है, डेड स्टेट कंडीशन दिया हुआ केवल। तो यहाँ का जो फाइनल पॉइंट होगा वो यानी कि इस फॉर्मूले को मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चेंज करूंगा तो इनिशियल पॉइंट तो h1 दैट इज गिवन, बट फाइनल पॉइंट इज h0 दैट इज योर एम्बिएंट कंडीशन, और कोई दूसरा कंडीशन में दिया ही नहीं है। माइनस T0 S1 माइनस S0 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2। तो मुझे इतना पता तो चल गया, अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करें सॉल्व? H1 का मतलब मुझे पता है क्या, Cp T1 माइनस H0 Cp T0, ठीक है, माइनस T0 मुझे गिवन है, S1 माइनस S0। अब S1 माइनस S0 मुझे निकालना है, तो अब बताओ मैं S1 माइनस S0 कैसे निकाल पाऊंगा? मुझे पता है, देखो प्रेशर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ, तो मुझे डेल्टा S निकालने के पता है, डेल्टा S निकालने के 3 तरीके पता थे। तो 3 तरीका में हमने ऐसा तरीका यूज करना है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर गिवन, तो हम बोल सकते हैं क्या कि Cp ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल माइनस R ln T फाइनल अपॉन P इनिशियल। आई बात समझ में? तो ये मुझे T0 डेल्टा S मिल गया प्लस C1 स्क्वायर बाई 2, यानी कि अब मुझे पता चल गया। अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ से, Cp मुझे क्वेश्चन में पता है, Cp 1.005 इंटू T1, T1 कितना दिया हुआ है 500 केल्विन, ठीक है, ये हो गया एक, माइनस Cp 1.005, चाहो तो कॉमन ले लो कोई दिक्कत नहीं है, T0 दिया हुआ है 300 केल्विन, इसको ले लिया एक ब्रैकेट में, माइनस T0 दिया हुआ है कितना 300 केल्विन। अब ये एंट्रोपी चेंज मुझे निकालना है, तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, Cp दिया हुआ है 1.005 ln T फाइनल T0 हमें क्वेश्चन में गिवन है 300 केल्विन, देन 300 केल्विन अपॉन T1 हमें दिया हुआ है 500 केल्विन, तो मैं यहाँ से 500 केल्विन ले लिया। अब यहाँ पे मुझे Cp ln T0 अपॉन T1 ले लिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे देखना है क्या, माइनस R ln P0 बाई P1। अब मुझे R यहाँ पता नहीं है, तो जब R नहीं पता तो क्या करते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो यहां से मैं R निकाल दूंगा, तो Cp 1.005 है, माइनस 0.718 करूंगा तो R हमारा हो जाएगा डायरेक्टली 0.287 किलो जूल केजी केल्विन। तो मैं यहाँ पे इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो माइनस 0.287 R ln P0 बाई P1। अब यहाँ पे P0 का मतलब फाइनल प्रेशर 1 बार दे रखा है, P1 क्वेश्चन में गिवन है 5 बार, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ले लूंगा कि 1/5, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बचा हुआ है C1 स्क्वायर बाई 2। तो इस क्वेश्चन में C1 स्क्वायर बाई 2, तो C1 स्क्वायर बाई 2 है, तो C1 में कैसे निकालूंगा, C1 का मतलब 50, तो मैं बोलूंगा डायरेक्टली कि 50 स्क्वायर बाई 2। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे मैं 1.005 ले रहा हूँ, सब कुछ किलो जूल पर केजी केल्विन में ले रहा हूँ, तो जब ये 50 स्क्वायर, अगर ये 50 है मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी किलो जूल वाले मतलब टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको मैं सॉल्व किया करूंगा, तो सॉल्व किया मैंने, डायरेक्टली मेरा आंसर आया, इसका सॉल्व करने पे मुझे डायरेक्टली आंसर मिलेगा 187, ठीक है। टोटल आंसर विल बी योर 187, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 187 किलो जूल पर केजी, दैट विल बी योर आंसर।